हिंदी में अगर समझ में ना आए तो इंग्लिश में ना आए तो हिंदी में, ठीक है। पादप प्लवक, पादप प्लवक क्या होते हैं? प्लैंक्टन्स, मैंने बताया था ना आपको। कौन से वाले? फाइटोप्लैंक्टन। दो प्रकार के प्लैंक्टन्स होते हैं, फाइटो एंड जू प्लैंक्टन। फाइटो मतलब पादप, जू मतलब जीव, एनिमल्स वाले। तो उनके बारे में कौन सा कथन सत्य है, ये कहना चाह रहा है। ये पहला है, तो वे प्राकृतिक रूप से तटीय जल में पाए जाते हैं, क्या ये सही बात है? दूसरा, वे ऑक्सीजन और भोजन के भी प्रमुख उत्पादक होते हैं। बहुत इजी सवाल है, तो पहला सवाल इजी ही होता है हमेशा। तो इसके बाद आप बात करेंगे आगे, बताओ। तो बताओ फिर इसका आंसर क्या होना चाहिए? जो जू प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, लास्ट का ही है ये। तो जल्दी आंसर दे दो, इसका क्या होगा? सामान्य जल में पाए जाते हैं, तटीय जल में पाए जाते हैं, ऑक्सीजन और भोजन के भी प्रमुख उत्पादक हैं। तो इनमें से कौन सा कथन आपका सही जैसा लग रहा है आपको? जरा जल्दी बताएंगे सभी लोग। एक का सी। तो आंसर दिया है अमित ने, वेरी गुड, ठीक है। बहुत इजी सवाल है। जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं कोस्टल एरियाज में, पानी के अंदर, तो उनको हम क्या बोलते हैं? प्लैंक्टन्स का कौन सा फॉर्म? जू प्लैंक्टन नहीं, फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण करेंगे तो मतलब सन की उपस्थिति में अपना खाना पीना बनाएंगे, ऑक्सीजन को छोड़ेंगे। तो वही लिखा है ना, दे आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑक्सीजन एंड फूड। तो एक तो ये हो गया, जैसे सामान्य पौधे जमीन पे हैं वैसे पानी में भी हैं, तो उसको फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइटो। और अगर वहां पर हम छोटे छोटे जीवों की बात करते तो उसको हम जू प्लैंक्टन कहते थे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आज का, ये थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है। काबर लेक इज एन ऑक्सबो लेक एंड ओनली वेटलैंड साइट इन बिहार। ठीक, केवल एक ही भारत बिहार में एक आर्द्र भूमि स्थल है, वो काबर लेक है, ऐसा ही कहना चाह रहा है, जो कि एक गोखुर लेक है। उधवा झील झारखंड का एकमात्र पक्षी अभ्यारण्य है। ऐसे सवाल भी कई बार पूछे जाते हैं जो टोटली बेस्ड होते हैं कि आपकी नजर इन फैक्चुअल क्वेश्चंस पे कितनी गई है या नहीं गई है। तो अगर आपको ये आता है तो ठीक है। क्या काबर लेक बिहार में केवल एकमात्र वेटलैंड साइट है? अब वेटलैंड क्या होता है इसको देखना पड़ेगा हमें। वेटलैंड क्या होता है? तो एक ही होता है क्या? नहीं। तो काबर लेक इज एन ऑक्सबो लेक, वो ठीक है, लेकिन बिहार में केवल एक साइट नहीं है, इसके अलावा और भी हैं, इसके अलावा और भी हैं, तो ओनली वन की बात नहीं है। अब कौन कौन से, इसके लिए आपको वेटलैंड्स देखना पड़ेगा। वेटलैंड यानी आर्द्र स्थल क्या होते हैं उसको मैं पढ़ाऊंगा एक आध सवाल के बाद, अभी धीरे धीरे आएगा ये। तो बिहार में एकमात्र काबर लेक जो है वो वेटलैंड साइट नहीं है। इसके अलावा बरीला और कुशेश्वर, क्या नाम बताया मैंने? बरीला और कुशेश्वर, ये भी जो है बिहार में वेटलैंड साइट्स हैं। आर्द्र स्थल, आर्द्र स्थल का मतलब ये होता है कि जहां पर आर्द्र मतलब जो वेट, जहां पे बारिश होती रहती है, ठीक, या फिर बारिश के द्वारा, बारिश होती रहती नहीं, सॉरी, जहां पर साल का कुछ टाइम जो पानी से क्या हो, थोड़ा सा प्रभावित हो, मतलब जिसके ऊपर पानी आता हो, जैसे बाढ़ आ गई, हल्का सा गीला गीला हो, तालाब के आसपास के पेड़, धान के खेत, मार्शी लैंड, दलदली क्षेत्र, यानी कुछ टाइम तक वो पानी से प्रभावित हो। उसके ऊपर भी पानी आ सकता है, यानी कहीं ना कहीं उसके अगल बगल पानी हो, जिससे उसकी सॉइल और स्ट्रक्चर में पानी का प्रभाव हो, तो उनको हम मोटा मोटा वेटलैंड्स या आर्द्र स्थल कह सकते हैं। ठीक, और ये आर्द्र स्थल, जैसे मैंने कहा कि जैसे आपके गांव के किनारे जहां पर भैंसें चरती हैं खास तौर पे, है ना, तो भैंस वैंस नहाने को नहीं चले जाती, वो उस एरिया में क्या होता है कि थोड़ा सा दलदल जैसा दिखता है आपको, मार्शीलैंड स्वाम्पी क्षेत्र दिखता है, तो उस एरिया में पानी की मात्रा ज्यादा होती है। या जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होते हैं जहां पे फ्लड अक्सर आता रहता है, तो उसके बाद पानी फैल जाता है, तो कुछ टाइम तक पानी वहां पे रहता है। वो सीजनल हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, तो पानी में रहना चाहिए, उसका संपर्क पानी से होना चाहिए। या कोस्टल एरिया के आसपास जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, है ना, मैंग्रोव वन होते हैं, उसके आसपास भी पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो तालाब है, झीलें हैं, और जो जहाँ भैंस वैंस चरती है, कुछ दलदली या थोड़ा खराब क्षेत्र है, और जो मैंग्रोव यानी कोस्टल एरिया के क्षेत्र हैं जहाँ पे टाइड्स आते जाते रहते हैं, ज्वार भाटा, या धान के खेत है, जो आर्टिफिशियल वेटलैंड्स हम जिसको कह सकते हैं, जो अक्सर पानी में रहते हैं, तो इनको हम आर्द्र भूमियां कहते हैं। अब इनका क्या योगदान होता है, इनको कैसे संरक्षण दिया जाए, इसमें आज के सवाल बनेंगे आपके। ठीक है, अच्छा, दूसरा, उधावा लेक इज द झारखंड ओनली बर्ड सेंचुरी। तो उधावा कहां पर है? झारखंड में है, ये बिल्कुल सही बात है, और वहां की एक बर्ड सेंचुरी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, और ये बिहार में और भी है। तो वेटलैंड्स आपका थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। वेटलैंड मतलब आर्द्र भूमि। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आप नोट डाउन जरूर कर लें, कभी भी आ सकता है सवाल, पीसीएस से लेकर यूपीएससी तक। अगला सवाल,
आंध्र प्रदेश में नौपाड़ा दलदल भारत के पूर्वी तट पर दलदली परिस्थिति तंत्र का एकमात्र अवशेष माना जाता है। ये दोनों ही सवाल बड़े खतरनाक हैं। नौपाड़ा स्वैम्प एरिया, ये विशेष सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं आजकल यूपीएससी में। दूसरा है कच्छ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज एशियाज लार्जेस्ट फ्लेमिंगो ब्रीडिंग ग्राउंड। राजहंस प्रजनन स्थल है भारत का, भारत में कच्छ वन्य जीव अभ्यारण्य एशिया का सबसे बड़ा। तो इनमें से कौन कौन से सवाल आपको आते हैं? ऐसे सवाल अगर आप यूपीएससी में सही कर देते हो और यूपीएससी में आते हैं तो समझ लो आपके पास होने की संभावना बाकी से थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। क्यों ज्यादा हो जाती है? क्योंकि उसका रीजन ये है कि ऐसे सवाल जनरली लोगों ने नहीं पढ़े होते हैं। जिसका एक बार मन चला गया तो मतलब दिमाग उधर की ओर गया, आपको मैटर मिल गया तो पढ़ लिया, नहीं तो जनरली नहीं पढ़ते हैं। तो इसमें थोड़ा सा लक भी काम करता है। तो लक भी तभी बनता है जब हम मेहनत करते हैं। तो आप बताओ इसमें से कौन सा आंसर आपका ज्यादा सही हो सकता है? इसका जो आंसर है, ये नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, इसमें दोनों ही आपके आंसर सही है। ये दोनों ही सही हैं। आप इसको नोट्स में आप लिख लीजिए। नौपाड़ा जो स्वाम क्षेत्र है, दलदली भाग आंध्र प्रदेश के पास है ईस्टर्न कोस्ट पे, और दूसरा कच्छ वाला जो क्षेत्र है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वहां पे, वहां पर फ्लेमिंगो जो होते हैं अपना प्रजनन स्थल के लिए वो आते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो मैंने पहले भी कहा आपसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भारत में 500 से ज्यादा हैं, मोर देन 500 है। नेशनल पार्क 100 से ज्यादा हैं। तो इतने ज्यादा हैं और सबके बारे में पता करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, इसीलिए ये चीजें टफ होती हैं। तो इसमें थोड़ा सा लक भी चलता है कि आपने उस चीज को अगर पकड़ा है सही से तो आप इसको एग्जाम में कर सकते हो। ठीक है, तो इसकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। दोनों ही ठीक है। आगे, अच्छा ये है निम्नलिखित पर विचार करें। आर्द्र भूमि के प्रकार, समुद्री आर्द्र भूमि, जैसे मैंने कहा ना आर्द्र भूमियां कहीं भी हो सकती हैं, समुद्र के पास हो सकती हैं, अंदर हो सकती हैं, इनलैंड हो सकती हैं, और मानव निर्मित हो सकती हैं। तो इनमें से कौन सा मेल खा रहा है और कौन सा मेल नहीं खा रहा है, ये है। इसमें से कौन सा मेल खा रहा है और कौन सा मेल नहीं खा रहा है, ये है। अब ये सवाल थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है। जैसे ह्यूमन मेड वेटलैंड्स, ह्यूमन मेड वेटलैंड्स, तो मैंने आपसे कहा था कि जैसे नहरें कौन बनाता है? नहरें इंसान बनाता है। तो नहर जो बनाएगा वो कौन बनाएगा? इंसान बनाएगा। ठीक, नहरें इंसान बनाएगा। ठीक, तो सी वाला आंसर तो सही है। अब इनलैंड मतलब जो लेगून लेक्स होती हैं वो कहां पे होती हैं? लेगून का मतलब होता है जो तट के पास, जो तट के पास, समुद्री तट के पास जो क्या होती हैं, झीलें होती हैं। जैसे चिल्का एक क्या है? लेगून लेक है। अगर आप देखोगे तो चिल्का एक ऐसी झील है, लेगून झील है। जैसे ये भारत है, ये अपना उड़ीसा वाला तट, तो उड़ीसा के तट में अगर आप देखोगे तो इस इलाके में आपको एक कुछ लहरों के कटाव छटाव जमाव से कुछ मात्रा में यहाँ पर ऐसे इरोजन एंड डिपोजिशन से एक लेक्स मिलेंगे। वो उसका कुछ हिस्सा समुद्र से खुला हुआ भी हो सकता है। तो अंदर नहीं है, जमीन के अंदर नहीं है, जमीन के कहाँ है? बाहर है। तो कोस्टल एरिया में है। तो इनलैंड तो नहीं कह सकते ना इसको, ये कहाँ है? बाहर है। तो दूसरा वाला तो उतना अच्छा लग नहीं रहा आपको। हाँ, ह्यूमन मेड मतलब जो इंसानों के द्वारा बनाई जाती। नहरें किसके द्वारा बनाई गई? इंसानों ने बनाया गया। धान के खेत किसने बनाए? हमने बनाए। तो वहां पर भी तो पानी इकट्ठा रहता है ना। तो नहरी जो नहर होते हैं, नहरों के आसपास पानी होता है, तो वहां पर भी अक्सर साल भर पानी वानी रहता है या कुछ सीजन में ज्यादा मात्रा में पानी रहता है। तो उसको भी हम वेटलैंड कहते थे, मैन मेड आर्टिफिशियल वेटलैंड, यानी कृत्रिम आर्द्र भूमि कह सकते हैं। तो सी ऑप्शन तो सही लग रहा है इस पे, है ना। तीसरा वाला ठीक लग रहा है, ओनली 3। तो इसलिए इनलैंड, लेगून इनलैंड में नहीं होता है, लेगून थोड़ा सा कोस्टल एरिया में होता है ना। और क्रीक्स मतलब इनलेट्स होता है तो अंदर जमीन के अंदर की ओर घुसे होते हैं। समुद्र का एरिया काफी अंदर। तो मैरीन मतलब समुद्री आर्द्र भूमि नहीं है, समुद्र, ये क्रीक्स इसको बोलते हैं जो जमीन के अंदर तक, ये जमीन है, जमीन के अंदर काफी मात्रा में अंदर रहकर ऐसे एक कैसे तो गुफा जैसी कह सकते हो, या बहुत ही संकरा क्षेत्र होता है। तो जमीन के अंदर की ओर होता है, समुद्र के तट के पास। तो ये पहला वाला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी इसमें सही है। तो आंसर क्या होगा आपका? ओनली सी, ओनली सी। मैरीन में आता है जैसे प्रवाल भित्तियां हैं, लेगून्स हैं, तटीय क्षेत्र हैं, ये आता है इसमें। इनलैंड में क्या आएगा? जैसे इनलैंड में आता है आपका, इनलैंड में मान लो जैसे आपने अंतःस्थली में क्या है, जैसे तालाब हैं आपके, है ना, या कोई आपने मछली पालन के लिए अंतर नदियों के आसपास कुछ आपने बना दिया, तो समुद्र के अंदर इनलैंड हो जाएगा वो। और समुद्री वाले क्या होंगे? जैसे कोरल रीफ्स यहाँ पे होती हैं, प्रवाल भित्तियां होती हैं, वो सब क्या है? वो समुद्री वाला हो जाएगा। ठीक, ऐसे में तो इसका आंसर होगा ओनली सी,
वेरी गुड, तो आपने सही आंसर दिया है। आगे बढ़ेंगे। पांचवा, आर्द्र भूमि को वर्ष में के कम से कम कुछ भाग में जल से भरा या भिगोया जाना चाहिए। हिंदी में ट्रांसलेशन ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ भी है लेकिन चलेगा। वेटलैंड्स मस्ट बी फिल्ड और शोक्ड विथ वाटर एंड एटलीस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। साल के कुछ भाग में उसमें पानी होना चाहिए। क्या ये बात सही है? आर्द्र भूमि में मछली के तालाब, चावल के खेत, जलाशय, नमक के पटल भी सम्मिलित होते हैं। आर्द्र भूमि में जल केवल खारा होना चाहिए। इस सवाल को आप कर सकते हो क्योंकि मैंने आपको आर्द्र भूमियां क्या होती हैं इसका मैंने कंसेप्ट बता दिया है। उसी आधार पर इसका आप आंसर लगाइए। 5वां नंबर का कौन सा आंसर आप लगा रहे हो, जरा बताओ। ये आंसर तो ईजी है, लगना चाहिए आपको सही। कौन सा होगा? हाँ, बहुत बढ़िया आपने आंसर दिया है सभी लोगों ने। भाई क्या वो सिर्फ खारे जल के होंगे कि दूसरा जल भी आएगा उसमें? बिल्कुल सही बात। देखो मैंने कहा था कि ऐसे क्षेत्र जो साल में कुछ समय के लिए जिसमें पानी आ जाता हो या पानी से भीगा जाते हो, जैसे नहर के किनारे का क्षेत्र है, तालाब है जहां मछली पालन होता है वो है, दलदली भाग है, समुद्र के किनारे वाले हिस्से होते हैं, लेगून्स होते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, वो सारा ठीक। अब इसमें क्या है, फिश पॉन्ड्स ये हमने बनाया है, ये कृत्रिम है। राइस ये हमने बनाया है, ये भी कृत्रिम है। सॉल्ट पेंस ये नेचुरल भी हो सकता है। द वाटर ऑफ वेटलैंड नीड्स टू बी सॉल्टी ओनली। सॉल्टी कैसे? जैसे हमने कहा धान का खेत है वो तो सॉल्टी नहीं हो सकता। नहर के किनारे का क्षेत्र है वो सॉल्टी कैसे हो सकता है? बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है, बहुत ज्यादा लबालब पानी से भरा था कुछ महीने, वो सॉल्टी कैसे हो सकता है? हाँ, मैंग्रोव वाला क्षेत्र तट के पास है, समुद्र के आसपास है, लगून वाला क्षेत्र है तो वो सॉल्टी हो सकता है। तो दोनों प्रकार के हो सकते हैं। तो खारा पानी भी हो सकता है उसमें, कम खारा भी हो सकता है, या बिना खारा या साफ पानी भी हो सकता है। तो बिल्कुल सही बात है, तीसरा ऑप्शन गलत है, तो आपने सी आंसर लगाया। वेरी गुड। नेक्स्ट, आर्द्र भूमियां अक्सर गहरे जल और स्थलीय आवासों के बीच स्थित होती हैं। वेटलैंड्स आर ऑफन लोकेटेड बिटवीन द डीप वाटर एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। गहरे जल और जो भू स्थलीय भाग होते हैं उनके मध्य के होते हैं। आर्द्र भूमि उच्चतम पारिस्थितिकी उत्पादकता वाले क्षेत्र होते हैं। तो इन दोनों में से किसी में एक आंसर लगाओ, इसका आंसर आप दे सकते हो थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो। छठा सवाल, बिल्कुल सही बात है। बहुत गहराई को तो वेटलैंड थोड़ी कहेंगे हम, डीप वाटर बिल्कुल समुद्र के अंदर हो तो समुद्री हो जाएगा। और बिल्कुल ऐसा हिस्सा है जहां पानी ही नहीं आता है, टेरेस्ट्रियल है, उसको भी नहीं कहेंगे, है ना। ये बिल्कुल स्थल भाग है तो उनके बीच वाला हिस्सा, ठीक। तो जहां पर क्या आता हो, पानी जैसा आता हो, जैसे मैंग्रोव है तो मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है, जो मैंग्रोव वन है, तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ऐसा थोड़ी कि बहुत गहरे पानी में वो है, उसका हिस्सा जो ऊपर का तो है जमीन पे, तो उन दोनों के बीच में होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आर्द्र भूमि उच्चतम पारिस्थितिक उत्पादकता वाले क्षेत्र होते हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर उत्पादकता बहुत अधिक होती है, ज्यादा होती है, ये बात भी सही है, और कई काम आते हैं। और इसके बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जहां पर यूनिक चीजें मिलती हैं, है ना। वहां पर काफी यूनिक चीजें मिलती हैं और पारिस्थितिक उत्पादकता वाले होते हैं। इनका काफी ज्यादा योगदान है भारत में या पूरी दुनिया में। कैसे योगदान है मैं थोड़ी देर में बताऊंगा इसको आने वाले सवाल में। तो आंसर आपने बिल्कुल सही दिया इसका। नेक्स्ट सवाल, आर्द्र भूमि के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए इसे जल से ढका होना चाहिए। आर्द्र भूमि के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए इसे जल से ढका होना चाहिए, या बढ़ते मौसम के दौरान न्यूनतम कितने दिनों के लिए मिट्टी में जल भराव होना चाहिए। टू क्वालिफाई एज ए वेटलैंड इट मस्ट बी कवर्ड बाय वाटर और हैज वाटरलॉग्ड सॉइल फॉर एटलीस्ट कितना। ये सवाल भी थोड़ा सा अगर आपने पढ़ा हो तो ठीक है। कितने दिन के लिए, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 30 दिन, ये क्राइटेरिया है। तो अगर ये आपको आता है तो ठीक, नहीं भी आता है तो ठीक, फटाफट आप तुक्का लगा दो इस पे, जल्दी से देखते हैं आपका तुक्का कितना खतरनाक होता है। देखो ओशन की बात नहीं कर रहा हो, ओशन की बात वो कर रहा है वेटलैंड्स। वो ओशन तो बहुत गहराई वाला होगा तो वहां तो उत्पादकता कमी होगी ना। लेकिन समुद्र का किनारा जो हिस्सा होता है, जो मैंग्रोव वाला होता है, जो कोरल रीफ्स वाला होता है, वो तो बहुत ज्यादा उत्पादकता वाला होता है। दुनिया में अगर सर्वाधिक उत्पादकता कहीं पर है तो किसमें होती है? कोरल रीफ्स में। प्राकृतिक जो जैव विविधता होती है वो सर्वाधिक कहाँ है? कोरल रीफ्स में, प्रवाल भित्तियों के आसपास पाई जाती है, समुद्र के किनारे, अंदर नहीं। जमीन बहुत ज्यादा गहराई पर नहीं। गहराई पे तो फिर आपको वहां सनलाइट ही नहीं मिलेगी तो उत्पादकता वैसे ही कम हो जाएगी। तो वो पूरे सी की बात नहीं कर रहा है, वो वेटलैंड्स की बात कर रहा है। इसीलिए कह रहा है बहुत गहराई पर भी नहीं और स्थल में बीच का हिस्सा जहां पानी आता जाता रहता हो, उसी को तो वेटलैंड कहेंगे। इस सेंस में उसने बोला है, ठीक है। 7 दिन। अगला सवाल 7 डेज है।
निम्नलिखित पर विचार करें। यह कह रहा है कि आवास का विनाश, अनियंत्रित तलछट, खरपतवार का संक्रमण, औद्योगिक अपशिष्टों का निर्वहन, इतनी चीजें में से कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो वेटलैंड्स के लिए क्या है, वेटलैंड्स के लिए खतरा है। तो ये सवाल आपको बताना है। आपका वेटलैंड्स वाला टॉपिक आज खत्म हो जाएगा यहाँ पे, तो उसको बढ़िया से हम कर लेते हैं। पहले आप सवाल बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा इसमें। तो बताओ क्या क्या वजह हो सकती है। सभी लोग आंसर क्या दे रहे हैं? डी। हाँ बिल्कुल सही बात है। देखो वेटलैंड्स का क्या मतलब है, देखो वेटलैंड्स में ये चीजें, आवास का विनाश, अनकंट्रोल्ड सिल्टेशन, देखो ऐसा है, जैसे ऐसे सोचो, ये आपके घर थे, है ना, ये आपका घर था, ये आपका गांव है, मान लो ये मकान है गांव के आसपास, इसको ऐसे सोचो, ठीक। और यहां से आपके गांव से एक नदी जाती है, ये सवाल वहां पे यूपीएससी में मेंस में भी आते हैं ऐसे, ये कोई रिवर है, ऐसे नदी जा रही है। अब ये नदी, तो ये जो घाटी मैंने बनाई है, ये नदी नेचुरल है, मतलब इसमें पानी, नदी की घाटी होती है जहां पर कोई खास कंस्ट्रक्शन नहीं होता है। लेकिन जब इसमें बाढ़ आती होगी नदी में, तो ये बाढ़ का पानी ऐसे चला जाता होगा अक्सर, ये यानी कुछ एरिया में इधर साइड को या इधर साइड को पानी ज्यादा फैलता था इसका, मान लो ऐसे ये एरिया में पानी फैलता था, यानी काफी टाइम तक इसमें पानी रहता होगा बारिश के समय में। तो यहाँ पर जो यहाँ है, तो यहाँ से भैंसें जो होती हैं नहाने के लिए यहाँ चले जाती होंगी कई बार, तो इस साइड में चली गई या यहाँ चलेगी, ऐसे चलेगी। तो ये जो एरिया है, जो ज्यादा पानी वाला क्षेत्र है, जो पानी से आच्छादित है कुछ टाइम के लिए, उसको हम कहते हैं वेटलैंड्स। तो वो क्या है? वेटलैंड है। ऐसा हो सकता है, एक इस प्रकार का वेटलैंड हो सकता है, या सी के पास भी हो सकता है, मान लो ये वेटलैंड है। लेकिन जैसे जैसे आप क्या करोगे, जनसंख्या बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी, पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, तो हमने क्या कर दिया है, ये जो आवास हैं हमारे, जो हमारे रहने वाला है, ये हमने फिर यहां से ना, जब पहले एक ही किसी के 4 बच्चे थे, 4 के हर के 2-2 हो गए, तो 8-8 ऐसे फैल गए। तो फिर हमने इस साइड को घर बनाना स्टार्ट कर दिया। तो धीरे धीरे हमने घर बनाना स्टार्ट कर दिया, ऐसे इस एरिया में भी घर बन गए, यहाँ भी बन गए, होता ना ऐसा थोड़ा थोड़ा। तो पानी का ज्यादा शोषण कर दिया हमने, उसको एरिया को हमने कम कर दिया, ये सारी चीजें कर दी। तो इससे क्या होगा, जो वेटलैंड्स है उनको खतरा हो जाएगा। अब आप कहोगे भाई वेटलैंड को क्या दिक्कत है, वो तो पानी वाला हिस्सा है, उसको तो हम अगर खराब भी कर देंगे तो क्या हो जाएगा। नहीं, वेटलैंड्स क्यों जरूरी है, ये सवाल अभी आएगा। तो एक तो इसकी वजह से वेटलैंड को खतरा हो जाएगा, ठीक हो गया। दूसरा, अनकंट्रोल्ड सिल्टेशन, सिल्टेशन मतलब अनियंत्रित तलछट। हमने जगह जगह कंस्ट्रक्शन कर दिया, हमने मान लो यहाँ पर कोई ऊंचा ऊंचा पहाड़ था या कुछ भी था छोटा मोटा, तो मिट्टी आती रहती, पेड़ों को काट दिया हमने, तो वो सारी चीजें क्या हो गई, जहां पर तलछट हुआ करता था, जो हिस्सा था या जो वेटलैंड था, उसमें अनियंत्रित तरीके से मिट्टी विट्टी जमा होने लग गई, होता ना खनन की वजह से या दूसरे तीसरे तरीके नदी के आसपास, तो उससे भी उसको खतरा होगा। और खरपतवार का संक्रमण, इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे अनावश्यक चीजें आ सकती हैं, कुछ पेड़ पौधे आ सकते हैं जो वहां की जो नेचुरल वैरायटी है, जो नेचुरल इकोसिस्टम है, उसको खतरा कैसे कर सकती हैं, वो तो हमेशा ही होगा। और औद्योगिक अपशिष्टों का निर्वहन, मतलब कोई फैक्ट्री वैक्ट्री से या फर्टिलाइजर का यूज ज्यादा जो भी हम करते हैं, वो अगर कल भी बताया था मैंने, उस वेटलैंड्स की ओर जाएंगे तो वहां जो पेड़ पौधे हैं उनको नुकसान होगा कि नहीं, तो उनको भी नुकसान हो सकता है। तो और भी बहुत सारे नुकसान की चीजें हैं, तो इस हिसाब से ये है। अब इसमें जो दूसरा क्वेश्चन आने वाला है, जिसको मैं बताने वाला हूं आपको, उस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो ये सारे फिर से और क्लियर हो जाएंगे आपके। फिर मैं बताऊंगा कि वेटलैंड्स जरूरी क्यों है, ये सवाल भी पूछा जा सकता है। आंसर आपने बिल्कुल सही दिया, वेरी गुड। निम्नलिखित में से कौन सा आर्द्र भूमि के ह्रास के कारण है, क्या क्या हो सकता है। देखो ये भी वही सवाल है, इसमें से भी बताओ जरा जल्दी, ये 2-3 सवाल एक साथ पूछे जाएंगे आपसे। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन आएगा, 9th का डी, वेरी गुड, सबका आंसर अच्छा है। कन्वर्जन ऑफ लैंड्स फॉर एग्रीकल्चर, ओवरग्रेजिंग, ओवरग्रेजिंग मतलब चारा के ज्यादा, रिमूवल ऑफ सैंड फ्रॉम द बीट्स। देखो सिंपल है सारा सवाल, ठीक है, इसके पीछे वाले में आओ। ये तो मैंने क्या कहा, जब खेती बाड़ी बढ़ जाएगी, तो खेती बाड़ी बढ़ेगी, तो पहले खेत यहाँ होते थे लोगों के, मान लो खेत हैं ऐसे, लेकिन जब जनसंख्या बढ़ेगी तो आप अपने खेतों को कहाँ की ओर करोगे, जो वेटलैंड्स है वहां की ओर भी हम खेत करने लग जाएंगे। तो वेटलैंड्स यानी आर्द्र भूमि की जो क्षेत्रफल है, एरिया है, धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। तो जनसंख्या एक बहुत बड़ा रीजन है प्रॉब्लम का, समझ गए ना। तो कहीं पर भी अगर आपके पास कोई भी चीज
लिखने को आती है मेंस में या प्री में कोई ऐसा कंसेप्चुअल सवाल आता है तो सबसे पहले उसको आप हमेशा ध्यान देंगे, पॉपुलेशन अगर बढ़ेगी तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उसकी वजह से जो दबाव है, प्रेशर है, किस पे, संसाधनों पे, वो हमेशा बढ़ेगा। जितने भी रिसोर्सेज है, चाहे वो जल हो, जल भी तो रिसोर्स है, चाहे भूमि हो, चाहे मिट्टी हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे वेटलैंड्स हो, किसी पर भी वो बढ़ेगा। तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो दबाव बढ़ेगा, और दबाव जब बढ़ेगा तो उसका एक्सप्लॉयटेशन होगा, यानी उसका शोषण होगा फिर अनियंत्रित तरीके से। मतलब जितना वो हम पैदा नहीं कर रहे हैं उससे ज्यादा हम उसको नुकसान करेंगे, जो कि सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के खिलाफ हो जाएगा, और धीरे धीरे हमारा इकोसिस्टम का हो या एनवायरमेंट का हो वो नीचे डिग्रेड होने लगेगा। कॉमन सेंस की बात है। तो ये सवाल और वो सवाल दोनों एक जैसे होते हैं, ठीक। तो यानी वेटलैंड्स को हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। जैसे चारागाह है, ओवरग्रेजिंग, मतलब जहां पे घास वास है, चारागाह है, वहां पे बहुत सारे जानवर होते हैं, बहुत सारी घासें हैं, दुनिया भर के कीड़े मकोड़े होते हैं, एक इकोसिस्टम में एक विविधता है ना वहां पे। लेकिन जब आपके पास भैंसें इतनी हो जाएंगी या फिर आप अनियंत्रित तरीके से चारा काटने लग जाओगे या अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, तो चारागाह भी धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे। देखा होगा आपने, जैसे वेटलैंड्स के आसपास घास वास बहुत ज्यादा होती है और वहां पर भैंस वैंस चलने लगे, ओवरग्रेजिंग तो ज्यादा मात्रा में अगर आप करोगे तो जो नेचुरल इकोसिस्टम है वेटलैंड्स का वो खराब हो जाएगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि भैया बात तो ये बहुत कर रहे हैं कि वेटलैंड्स होना चाहिए, वेटलैंड होना चाहिए। तो सवाल ये आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि मैं इसको यहीं पे बता देता हूं आपको कि, और मुझे कमेंट करके बताओ, ये जो आर्द्र भूमि है, ये जो आर्द्र भूमि है, जो वेटलैंड्स है, इसको बचाने के लिए हम क्यों प्रयास कर रहे हैं इतना। हमने क्यों कहा कि वेटलैंड्स को खतरा हो गया है, इन इन चीजों से हो गया खतरा, तो किस किस से होता है वो सब पता चल गया। तो मुझे एक आध टॉपिक को बताओ कि वेटलैंड्स क्यों जरूरी है, यानी आर्द्र भूमि। सवाल तो ये भी आ सकता ना, वो सवाल है नहीं इसलिए मैं बता देता हूं इसी में, क्योंकि आगे होता तो मैं उसमें एक्सप्लेन कर देता। तो ये बताओ कि वेटलैंड्स क्यों जरूरी होते हैं, कॉमा करके लिख के बताओ मुझे दो चार चीजें फटाफट। वेटलैंड्स का क्या योगदान हो सकता है, आर्द्र भूमियों का क्या क्या हो सकता है, जल्दी। आपको सिर्फ 1 मिनट का टाइम दिया जा रहा है मेरी ओर से, क्योंकि फिर उतनी जल्दी हमें करना पड़ेगा नहीं। तो फटाफट बताओ फिर ऐसा क्या है। गुड। राम लखन का जो आंसर है वो बहुत बढ़िया है, इन्होंने पढ़ा हुआ है पहले, अच्छी बात है। कार्बन सिंक, सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ कार्बन कहते हैं इसको, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कहते हैं, ये अच्छी बात है। वेटलैंड्स, हाँ कार्बन सिंक का काम करते हैं, सबसे मेन काम तो यही है इसका वेटलैंड में, इसीलिए ज्यादा पॉपुलर भी है। होता क्या है ना कि जो हमारी वायुमंडल है उस वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है ना, और वो कई सालों से है और आज भी है, और वो अलग अलग फॉर्म में कहीं ना कहीं क्या है, स्टोर्ड है। तो वेटलैंड्स यानी आर्द्र भूमियां जो होती हैं वो कुछ इस मॉडल में बनी होती हैं नेचुरली, पानी वानी की वजह से, कि वो अपने बहुत सारे कार्बन को धारण करती हैं, यानी उनके अंदर बहुत ज्यादा क्या है, कार्बन अंदर समाया हुआ है। लेकिन जब आप इन वेटलैंड्स को क्या कर दोगे, खत्म कर दोगे, तो वो कार्बन एक तो बाहर निकलेगा, दूसरा जो कार्बन को शोषण करने की या कार्बन को अवशोषित करने की इनकी क्षमता है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसकी वजह से कार्बन को सिंक करना यानी कार्बन को सोखने की जो व्यवस्था है नेचुरली वो कम हो जाएगी। तो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज ज्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा फिर से बढ़ने लगेगी। तो इसलिए वेटलैंड्स का बहुत ज्यादा योगदान होता है इस कार्बन को क्या करने में, सिंकिंग ऑफ कार्बन, यानी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कहते हैं इसको। ये किसी दूसरे टॉपिक में पढ़ाया जाएगा आपको। एक तो ये है, ये बहुत अच्छा आंसर बताया आपने। अच्छा दूसरा, हाँ बायोडाइवर्सिटी है यहाँ पे, ठीक है, बहुत सारे जीव इसी में पलते हैं। पक्षियां जो होती हैं आपने देखा होगा, बहुत सारे बर्ड्स, बर्ड्स ज्यादातर वहां पे मिलते हैं जहां पर जमीन और पानी दोनों साथ साथ हो। बहुत सूखे इलाके में बर्ड्स नहीं मिलेंगे आपको। क्यों? क्योंकि जब तालाब होते हैं या उसके आसपास पानी होता है, जमीन, आप खाली पानी में भी बर्ड हमेशा नहीं रह सकता ना, उसको जमीन पे भी आना है, तो उसमें बहुत सारे छोटे मोटे कीड़े मोड़े पैदा होते हैं, तो उन्हीं कीड़ों को तो पक्षी लोग खाते हैं ज्यादातर। देखा होगा आपने, भैंस लेटी हुई है और भैंस के ऊपर, या आपने वहां भी देखा होगा बड़े बड़े वो क्या होते हैं, हिप्पोपोटामस टाइप के जो बड़े जानवर होते हैं, तो उनके ऊपर, भैंस के ऊपर घास के नाक के अंदर से जो अस्थि मस्त माल जैसा होता है उसको कौन खाता है, बर्ड्स खाते हैं, देखा होगा आपने। तो पूरा इकोसिस्टम है वो। भैंस के ऊपर बहुत सारे कीड़े मुड़े, जानवरों के ऊपर जुएं पड़ जाते हैं, कान के अंदर भी घुस के वो लोग खाते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि मगरमच्छ ने मुंह खोला हुआ है ऐसे, और वहां पर कोई पक्षी उसी का फ्रेंड उसके नाक के अंदर यहां घुसा हुआ है ऐसे,
तो मगर उसको मगरमच्छ को भी ये पता है कि ये पॉजिटिव काम कर रहा है, मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कई ऐसे फोटो वोटो आपने देखी होंगी, उसी के ऊपर बैठे रहते हैं। तो वो एक पॉजिटिविटी है, वो सहजीवी टाइप का एक संबंध होता है उनके साथ, सिम्बायोटिक वाला, समझ गए। तो ये जो जितने भी ये होते हैं अपने वेटलैंड्स, तो वहां पर बर्ड्स या दूसरी चीजें बहुत ज्यादा मिलेंगी आपको। तो एक तो बायोडाइवर्सिटी के काम आता है, ठीक हो गया। आपने कहा एक तो सिंक करता है और दूसरा बायोडाइवर्सिटी के काम आता है। एक होता है फ्लड कंट्रोल करना, फ्लड को कंट्रोल करना। फ्लड कंट्रोल कैसे होगा? देखो फ्लड कंट्रोल कैसे हो सकता है, ये है। तो पहले जमाने में क्या था कि अगर इस नदी में फ्लड आ जाए, तो अभी बताया था, तो ये पानी कहाँ जाएगा? जहां पर क्या होगा, वेटलैंड्स। पानी अपना रास्ता खुद बनाएगा, यानी वेटलैंड्स क्या होंगे, ऊंचे इलाके थोड़े होंगे वेटलैंड्स, नीचे इलाके होंगे, तभी तो पानी घुसेगा उधर को। तो जब बारिश आती थी पहले जमाने में, मानसून आता था अभी भी, तो पानी वेटलैंड्स की ओर जाता था। तो वेटलैंड्स उस पानी को अब्जॉर्ब करते थे या अपने आप में होल्ड करते थे, इनकी सिंकिंग सिस्टम सही होता था और काफी दिनों तक उसमें पानी रहता था। तो लेकिन कोई जान माल का नुकसान नहीं होता था। क्यों? क्योंकि वेटलैंड्स बने ही ऐसे हैं कि नेचुरली वहां पे पानी आता है। लेकिन जब आप उसकी ओर घर बनाने लग जाओगे, तो जब वेटलैंड्स की ओर घर बनाने लग जाओगे या वेटलैंड्स का आकार आपने कम कर दिया है, तो जो फ्लड तो आएगा। तो फ्लड फिर कहां जाएगा? उसी एरिया में जाएगा। लेकिन उस जमाने में क्या था, वो वेटलैंड्स से तो नुकसान कम होता था। अब वेटलैंड्स में आपने क्या कर दिया, घर बनाने स्टार्ट कर दिया, आवास कर दिया, उसमें अपना हैबिटेट वाला स्टार्ट कर दिया, तो फिर नुकसान क्या होगा? ज्यादा। तो कह सकते हो एक दूसरा है कि बाढ़ हमारे पास आती है या हम बाढ़ के पास जाते हैं। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी, भूमि पर, खेती बाड़ी पर प्रेशर बढ़ेगा, एग्रीकल्चर पे, लैंड पे, तो इंसान खुद बाढ़ के पास जाएगा। नदी जहां थी वो वहीं है, लोग उसकी ओर जा रहे हैं, यानी उसका जो नेचुरल कैचमेंट एरिया है कह सकते हो, या जो उसका जो फ्लड जोन है खादर वाला, उस एरिया में हम ज्यादा घर या कंस्ट्रक्शन बनाएंगे, वेटलैंड्स के एरिया को कम करेंगे, तो फ्लड के समय डिस्ट्रक्शन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो फ्लड कंट्रोल के काम आता है ये, है ना। जानवरों को चराने के काम आता है ये, वहां पर भैंसे वैसे देखा होगा नहाने के काम आता है, मतलब उनके रिक्रिएशन, मनोरंजन के काम आता है ये जानवरों के, ठीक। और बाकी आप देख ही रहे हो, क्रिकेट विकेट खेलते रहते हैं यहाँ पे, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये सारा जो यूजफुल वर्क है वो किसका है? वेटलैंड्स का। और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो मेन ये हैं, ठीक। हाँ, तो वहां पर जो भी नेचुरल जो भी चीजें आती हैं, जहां भी फ्लड आएगा, बाढ़ आएगा, तो इस एरिया में थोड़ा सा उसको नुकसान से बचाने के काम करता है। और बाकी चीजें जो रिसोर्सेज है, इससे पानी मिलता है लोगों को, इससे चारा मिलता है वेटलैंड से, है ना। बहुत सारी हरियाली यहाँ पे होती है क्योंकि पानी ज्यादा है, जानवरों के लिए पानी मिलता है, चारा मिलता है और वेजिटेशन मिलते हैं यहाँ पे। मछली पालन यहाँ पे हो सकता है, तो मछलियां यहाँ पे मिलती हैं। धान के खेत से क्या मिलता है ये आपको पता ही है, क्या मिलेगा? नहरें हैं, उससे पानी बह रहा है। तो अगर आप बेटर तरीके से इसका यूज करेंगे, साइंटिफिक तरीके से, इको फ्रेंडली तरीके से, तो ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जो इंसानों के पास है और काफी नजदीक है, और इससे काफी आप हेल्पफुल नेचर का ये बनेगा। ओके, तो आगे बढ़ें। तो ये सारे फायदे हैं वेटलैंड्स के। अच्छा, नदी तट से बालू का हटना, हाँ ये तो पढ़ दिया था ना हमने। अब 10वां सवाल है, देखो। कंसिडर द फॉलोइंग: चिल्का लेक, लोकटक लेक, केवलादेव नेशनल पार्क। इनमें से कौन सी साइट विच ऑफ द अबव वेटलैंड साइट्स ऑफ इंडिया आर प्लेस्ड ऑन मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड? तो एक नया वर्ड आपको देखने को मिला है, ये मॉन्ट्रियल नहीं है। मॉन्ट्रियल तो किसके लिए था? मॉन्ट्रियल था आपका ओजोन वाला, CFC गैसेस। ये है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। ये इसमें क्या है? ये पहले तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है और इसमें से किस झील को या किस राष्ट्रीय उद्यान को इस अभिलेख में रखा गया है? तो ये एक सवाल है आपके पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास है, बेस्ट क्वेश्चन है ये। तो बताओ, अगर आपको ये आता है तो अच्छी बात, और नहीं आता है तो भी अच्छी बात है। तो आज आपके लिए कोई ऐसा सवाल नहीं है। एक सम्मेलन हुआ था, रामसर कन्वेंशन कहते हैं इसको। रामसर में एक सम्मेलन हुआ था। रामसर कहां पर है? ईरान में है। तो रामसर ईरान में 1971 या कुछ ऐसे ही था, डेट नहीं आएगी आपको। तो उस समय ईरान में एक सम्मेलन हुआ, रामसर सम्मेलन भी कहते हैं उसको, यह है ना, रामसर समिट। तो ये किसके लिए संबंधित है? आएगा तो वेटलैंड्स के लिए। किसके लिए? वेटलैंड, आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए। तो एक तो ये बन गया आपका, तो रामसर। और उसमें से फिर एक मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड बनाया गया।
इसी रामसर सम्मेलन के तहत आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड बनाया गया, अभिलेख रखा गया। इस रिकॉर्ड में ये है, इसमें यह कहा गया कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है ना, इंटरनेशनल लेवल पे जो वेटलैंड्स बहुत ही खास हैं, जो आर्द्र भूमियां बहुत खास है, और आर्द्र भूमियां क्यों खास है आपको पता चल गया है ना, खास हैं, और जिनका जो इकोसिस्टम है उस उनका जो पारिस्थितिक तंत्र चल रहा है, उसका जो इकोसिस्टम है उसमें कुछ अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, यानी उसमें कुछ इकोसिस्टम में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, निगेटिव चेंजेस। मैंने क्या कहा, मैंने कहा आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए, वेटलैंड्स कंजर्वेशन के लिए रामसर ईरान में एक सम्मेलन बुलाया गया, उसको हम रामसर सम्मेलन की बात करते हैं, तो रामसर समिट इज रिलेटेड टू वेटलैंड कंजर्वेशन, ठीक हो गया, रामसर कन्वेंशन। उसके बाद उसी के तहत एक रिकॉर्ड मतलब रखा गया, रिकॉर्ड रखना कहते हैं ना कि कितने लोग भारत में गरीब हैं, बहुत ज्यादा गरीब कौन से हैं, पॉवर्टी से ऊपर कौन से हैं, तो एक रिकॉर्ड होता है ना कि इस है ना रिकॉर्ड है, तो वैसे ही आर्द्र भूमियों का भी रिकॉर्ड रखा गया, उन रिकॉर्ड को कहते हैं मॉन्ट्रिक्स। अब उस मॉन्ट्रिक्स में किसको शामिल किया जाता है, ऐसे इंटरनेशनली एक्टिव और आप कह सकते हो रिकॉग्नाइज्ड वेटलैंड्स जो जिनके इकोसिस्टम को हाल फिलहाल में कुछ खतरा है मतलब जो जिनका इकोसिस्टम थोड़ा गड़बड़ा गया है। अब गड़बड़ाएगा कैसे, जो अभी मैंने कारण बताए थे, मतलब वो वेटलैंड्स को थोड़ा खतरा हो सकता है, तो उनको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है। आपके दो सवाल बन गए, एक तो ये किसके लिए संबंधित है और ये भी किसके लिए, तो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में ऐसे आर्द्र भूमि को रखा जाता है जो इंटरनेशनली बहुत ही इंपोर्टेंस हो उसकी, उनकी कुछ प्रासंगिकता हो, और साथ में जिनको थोड़ा सा खतरा भी है, इकोसिस्टम थोड़ा सा बैलेंस से बाहर हो रहा है। तो वो अब इस सवाल के आधार पे कह रहा है कि भारत के तीनों हैं, केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में, लोकटक आपका झील है नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, और चिल्का कहां पर है, चिल्का आप ये भी जानते हो, चिल्का अपना उड़ीसा में, और लोकटक लेक जो है आपकी मणिपुर में। तो कह रहा है कि इनमें से कौन कौन शामिल है। देखो हुआ क्या था कि चिल्का लेक को इसमें शामिल किया गया था, ऐसा नहीं है कि चिल्का लेक को इसमें शामिल नहीं किया गया था, चिल्का लेक को इसमें शामिल किया गया था, लेकिन 1993 में, लेकिन बाद में 2002 में चिल्का लेक को इससे बाहर कर दिया गया। मतलब बाहर इसलिए किया गया कि 1993 के आसपास चिल्का लेक में प्रॉब्लम थी, तो उसको मॉन्टेक्स में शामिल किया गया, लेकिन फिर बाद में उसमें सुधार हो गया, तो सुधार होने के बाद वो ठीक ठाक हो गई, तो उसको फिर उस लिस्ट से बाहर कर दिया गया। तो अच्छी बात है, बाहर करना तो ज्यादा अच्छी बात है। तो फिलहाल आज की डेट में ये पहले शामिल थी, ये सवाल भी आ सकता है ना, ये पहले शामिल थी, स्टार्टिंग फेज यहीं से शुरू हुआ था, लेकिन बाद में इसको उससे बाहर कर दिया गया। तो अब कौन कौन बचा है, लोकटक और केवलादेव बचा है। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो 2 और 3 वाला ए होना चाहिए। मेरी बात समझ में आई, क्लियर है, ओके। तो इसका आंसर इज हाँ, तो चिल्का लेक पहले था, बाद में उसको बाहर निकाल दिया गया 2002 के आसपास। डेट वेट नहीं पूछी जाती है, ठीक है, हाँ कभी कभी पूछ भी देते हैं, ऐसा भी नहीं है, क्या किया जा सकता है, किस्मत का खेल है, जिस चीज में आप ध्यान न दो वही आ जाता है, लेकिन ये पूरा भी नहीं है, कभी एक आध साल गलत होंगे, एक आध सही होंगे, हम आगे बढ़ेंगे, ठीक हो गया ना। तो ये सब चीज लिख दिया होगा आपने। रामसर सम्मेलन किससे, आर्द्र भूमि से संबंधित है, ईरान में एक रामसर जगह है, 1971 ही है जहां तक मुझे लगता है, तो उसके आसपास हुआ था, फिर इसको शामिल किया गया था चिल्का को, लेकिन बाद में 2002 में के आसपास चिल्का को उससे बाहर कर दिया गया, इन्हें अच्छी बात है। और मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड मतलब ये ऐसे आर्द्र भूमि संरक्षण, आर्द्र भूमियों को रिकॉर्ड रखता है जो इंटरनेशनली बहुत ही खास हैं, लेकिन उनके इकोसिस्टम जो पारिस्थितिक तंत्र है उनका, उसमें थोड़ा सा घटाव बढ़ाव यानी कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको सही करने के लिए, उस रिकॉर्ड में लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, संस्थाओं का, सरकारों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, अलर्ट करने के लिए, अवेयर करने के लिए उसको मॉन्टेक्स में शामिल किया जाता है। ओके, आगे बढ़े। तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा ये सारी चीजें। नेक्स्ट, आर्द्र भूमि सामान्य तौर पर पोषक तत्वों से भरपूर होती है। आर्द्र भूमि में उभरते पौधों को मुख्य रूप से बढ़ावा दिया जाता है क्योंकि वे जल की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करते हैं। उभरते पौधे, अब एक नया वर्ड आया कि व्हाट इज उभरते पौधे। उभरते पौधे क्या होता है, देखो ऐसे ही वर्ड आपको बेहोश करेंगे जब आप एग्जाम देने जाओगे। इमरजेंट प्लांट्स, अब न तो हमारे समझ में इमरजेंट प्लांट आ रहा है, इमरजेंट मतलब ठीक है, ना हमारे समझ में उभरते पौधे आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, हाँ इमरजेंट का मतलब भी आप थोड़ा समझ रहे हो, इमरजेंट इंग्लिश तो समझ ही रहे हो, लेकिन प्लांट को जब आप इमरजेंट प्लांट कहते हो तो थोड़ा कम समझ में आएगा। तो इसमें से पहले तो ये बताओ कि आप में से इसमें सही कौन कौन सा लग रहा है, फिर मैं बताता हूँ आपको इमरजेंट प्लांट का मतलब क्या होता है। हाँ, तो सी आंसर लगाने में भी अच्छा लगता है, कहते हैं कि गलत क्या माने इसको, ठीक है।
तो कौन सा आंसर सही है, ये सवाल हमारे पास है। वेटलैंड्स आर यूजुअली रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड इमर्जेंट प्लांट्स आर प्रमोटेड इन द वेटलैंड्स मेनली। देखो क्या है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, वेटलैंड्स आर यूजुअली रिच इन न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व तो होते हैं इसमें, ठीक है ना, यूजुअली सामान्य। इमर्जेंट प्लांट्स, प्लांट्स क्या होते हैं, ये सवाल कभी यूपीएससी में आ सकता है। देखो ये मान लो आपका तालाब है या झील है, कोई भी चीज है ना, ये ऐसे, ये मान लो पानी है ये। अब इमर्जेंट प्लांट उसको कहते हैं जो समुद्र से के पानी या जो भी पानी है झील बील का, उससे बाहर आपको दिखाई देते हैं। ये बहुत इजी है, कुछ नहीं, जड़ें तो हमेशा जमीन पे ही होंगी, या हो सकता है पानी में भी जड़ें हो, लेकिन ये बाहर भी दिख रही हूं ऐसे, ये ऐसे, मेरी बात समझिए। तो इन्हीं पेड़ पौधों को जो पानी से ऊपर दिखाई देती हैं, उनको उभरते हुए पौधे या इमर्जेंट प्लांट कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब जो इस टाइप के पौधे होंगे, वो कह रहा है कि इससे क्या होती है, इंप्रूव वाटर क्वालिटी होती है, इससे बहुत ही खास होते हैं ऐसे पौधों को वेटलैंड्स में ध्यान दिया जाता है, जो कि जिससे जल की जो शुद्धता है वो बढ़ती है, या जल की जो क्वालिटी है वो अच्छी होती है। कैसे हो सकती, कल मैंने बताया था, कोई बताएगा मुझे? इस टाइप के पेड़ पौधों से जो पानी के ऊपर जिनका कुछ हिस्सा रहता है, उनसे पानी की क्वालिटी अच्छे कैसे हो सकती, कोई एक एग्जांपल बता सकता है? कौन सी विधि है जिसकी वजह से पानी जो होता है प्योर हो जाएगा? ऐसे सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। कैसे होगा जरा बताओ, कौन सा तरीका है ये जिसकी वजह से ऐसा हो जाएगा? हाँ, गुड 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 गुड, अच्छा आंसर दिया आप लोगों ने, फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण। कल बताया था ना मैंने, ये सन है, ये सूरज है, अब सूरज की रोशनी इस पे पड़ेगी तो ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। जब ये फोटोसिंथेसिस करेगा तो क्या करेगा, ऑक्सीजन को छोड़ेगा, तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। तो ऑक्सीजन की मात्रा अगर बढ़ेगी पानी में तो फायदा ही होगा ना, डिजोल्व ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, तो और बाकी पेड़ पौधों के लिए अच्छी हो जाएगी। तो ये बिल्कुल सही बात बताइएगा ना, इंप्रूव वाटर क्वालिटी करता है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। और वैसे भी क्या करता है कि ये जो इस टाइप के पौधे होते हैं, ये पौधे क्या करते हैं, इनकी जड़ें जो होती हैं, जो यहाँ पर जो न्यूट्रिशंस होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, वो अपनी जड़ों के द्वारा ग्रहण करते हैं। और जो एल्गल ब्लूम होता है, जो एल्गल ब्लूम मतलब जो शैवालों की संख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जा रही थी, कल मैंने पढ़ाया था, जिसकी वजह से पानी खराब हो जा रहा था। तो एल्गल ब्लूम जो होता है, यानी शैवालों की संख्या में बहुत बड़ी बढ़ोतरी, जो कि इकोसिस्टम के लिए हानिकारक है, उस वृद्धि को रोकने में ये सहायक होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो फॉस्फेट या नाइट्रोजन जैसी चीजें मैंने कल आपको बताई थी, जो पानी में चले जाती न्यूट्रिशंस के फॉर्म में, फर्टिलाइजर के फॉर्म में, वो ये खुद ग्रहण करने लग जाते हैं। जब ये खुद ग्रहण करने लग जाते हैं तो फिर वो उनको बैलेंस कर देते हैं, यानी फॉस्फेट और नाइट्रोजन की मात्रा शैवालों को कम मिलती है, तो जिसकी वजह से उनमें जो भारी भारी ब्लूम आ जाता है या बहुत ज्यादा उनकी संख्या बढ़ जाती है, उसमें वो उतनी नहीं बढ़ पाती। तो आप कह सकते हो एल्गल ब्लूम यानी शैवाल की संख्या में अनियंत्रित वृद्धि को भी ये रोकते हैं। और एल्गल ब्लूम हो जाएगा तो वाटर फिर से खराब हो जाएगा, आपने पढ़ा ही है। और फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये एक ऑक्सीजन की मात्रा को जल में बढ़ा सकते हैं। ओके, तो ये अच्छा आंसर दिया आपने, वेरी गुड। तो ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आर्द्र भूमि देश के कुल कितने भौगोलिक क्षेत्र पर है, यानी भारत का कितना क्षेत्रफल है जो आर्द्र भूमि के अंतर्गत आता है? ये एक छोटा सा सवाल है, इसको आपको करना है, बताओ कितना परसेंट हो सकता है। अगर पता है तो ठीक है, नेट से भी आप देख सकते हो, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत क्लोज आंसर है, ऐसा सवाल आता नहीं है वैसे, लेकिन ये ऐसे ही दे दिया। आप नेटवर्क में गूगल सर्च कर लेना इतना कितना एरिया पे है, तो आ सकता है ऐसे। इतने क्लोज आंसर्स हैं, तो कोई ये भारत का एरिया थोड़ी कि 2.4% होता है। ठीक है, तो इसको आप देख लेना, मेरे हिसाब से बी आंसर होना चाहिए इसका। तो ऐसे सवाल इतने क्लोज वाले आते नहीं है फिलहाल। नेक्स्ट, भारत में अंतर्देशीय आर्द्र भूमि की तुलना में तटीय आर्द्र भूमि की संख्या अधिक है। इंडिया हैज ग्रेटर नंबर ऑफ कोस्टल वेटलैंड्स, यानी जो तट के पास आर्द्र भूमियां हैं उनकी संख्या ज्यादा है, और जो अंदर है उनकी संख्या कम है। क्या ये बात सही है? दूसरा है, लार्जेस्ट शेयर ऑफ इंडियन वेटलैंड्स आर आर्टिफिशियल वेटलैंड्स, भारतीय आर्द्र भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा कृत्रिम आर्द्र भूमि का है। तो ये सवाल बहुत ही खास है, ये आ सकता है। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाओ आप लोग। दिमाग मतलब हल्का सा आप देखो कि वो क्या कहना क्या चाह रहा है, आर्द्र और कृत्रिम का क्या मतलब होता है, प्राकृतिक और उसका। तो थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगा देंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा।
इस सवाल को अगर 13 का आंसर तो बड़ी जल्दी लगा दिया भाई आप लोगों ने, क्या बात है। 13 का सी आंसर लगा रहे हैं कई लोग। बताओ 1 और 2 बोथ आर करेक्ट। देखो कहना क्या चाहता है, ये कहना चाह रहा है आपसे कि भारत में जैसे इंडिया है, एक तो कोस्टल एरिया है, तट रेखा के पास कोस्ट वाला जो कोस्टल वेटलैंड्स है ना, वो ज्यादा है। कोस्टल वेटलैंड्स इनलैंड से ज्यादा है। एक तो ये पहला स्टेटमेंट ये। दूसरा स्टेटमेंट है जो आर्टिफिशियल वेटलैंड्स हैं वो नेचुरल वेटलैंड से ज्यादा है, ये वो पूछ रहा है। आर्टिफिशियल वेटलैंड्स ज्यादा है। तो फिर से दिमाग लगा के मुझे बताओ कि 13वें का कौन सा सवाल सही हो सकता है। ये लॉजिकल सवाल है, इसमें अगर आपको जानकारी नहीं भी है तो आप इसका आंसर दे सकते हो कि तट के पास ये सही कैसे हो सकता है। ये वाला सही कैसे हो सकता है, पहला वाला। तट के पास जो वेटलैंड्स होंगे, नंबर ऑफ वेटलैंड्स, क्या वो आंतरिक वेटलैंड से ज्यादा हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं? इतने सारे गांव हैं, इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इतने ज्यादा अलग अलग खेत हैं, इतने ज्यादा धान की खेती हो रही, इतने ज्यादा इंसानों ने फिशिंग पॉन्ड्स बना रखे, इतने सारे तालाब हैं, उनके बाहर से मार्सी लैंड्स हैं। ये सब इनलैंड है कि नहीं है? दलदली क्षेत्र, ये सब इनलैंड है। तो इनकी संख्या ज्यादा होगी कि तट के पास जो वेटलैंड्स है उनकी ज्यादा होगी? जैसे चिल्का है या दूसरा तीसरा है तट के पास, इनलैंड ज्यादा होगा कि नहीं? इनलैंड ज्यादा होगा। आप खुद ही दिमाग लगाओ, क्या धान का खेत को वेटलैंड नहीं कहेंगे जहां पे रुपाई उपाई होती है? वो आर्टिफिशियल हुआ कि नहीं? आर्टिफिशियल भी तो आएगा ना इसमें, समझ गए? तो कह सकते हो कि मतलब बहुत ज्यादा, कई गुना ज्यादा, कम से कम 7-8 गुना ज्यादा होगा इनलैंड, किससे? कोस्टल वाले से, पहली बात। दूसरा, लार्जेस्ट शेयर ऑफ इंडियन वेटलैंड्स आर आर्टिफिशियल वेटलैंड। हाँ, ये आंसर आपने ठीक दिया, तो आंसर इज बी, सी नहीं होगा। लार्जेस्ट शेयर ऑफ वेटलैंड मतलब जो इंसानों के द्वारा बनाए गए वेटलैंड्स हैं उनका शेयर क्या होगा? ज्यादा। सबसे बड़ी बात तो धान के खेत है। 70% जो वेटलैंड्स है भारत में, वो खाली कौन सा है? धान के खेत वाला, रुपाई उपाई जहां पे होती है। बस आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि वेटलैंड का मतलब आर्टिफिशियल एंड मैन मेड, ओ सॉरी, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल। नेचुरल तो आपको पता ही है, जहां बाढ़ आ जाती है, जो दलदली क्षेत्र है, जो तालाब का क्षेत्र है। नेचुरल जो झील के आसपास का क्षेत्र है ये। लेकिन नहर हमने बना दी, उससे पानी का फैलाव हो रहा है। हमने धान के खेत बना दिए, हमने मछली पालन के लिए बहुत कुछ कर रखा है। ये सब क्या होगा? आर्टिफिशियल। और खेती बाड़ी वाला देश है भारत, हर जगह खेत मिलेंगे आपको। तो मेरी बात समझ गए? तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। ओके, तो ये सवाल अच्छा था, आपने दिमाग लगाया इस पे, अच्छी बात है, गुड। नेक्स्ट, भारत में किस प्रकार के आर्द्र भूमि पाए जाते हैं? विच टाइप ऑफ वेटलैंड्स इन फाउंड इन इंडिया? उच्च ऊंचाई वाले आर्द्र भूमि, हाई एल्टीट्यूड वेटलैंड्स, अधिक ऊंचाई वाले। दूसरा, लवणीय और अस्थाई, सैलाइन एंड टेम्पररी। तीसरा, कोस्टल आर्द्र भूमि। तो इसमें आपको आंसर देना है कि कौन कौन से हो सकते हैं। उच्च ऊंचाई वाले आर्द्र भूमि का मतलब यह है कि समुद्र तल से ऊंचाई। क्या हिमालयी क्षेत्र में या ऊंचे इलाकों में वेटलैंड्स नहीं हो सकता है? अगर वहां पर पानी वानी हो, अगर उस एरिया में पानी हो, नदी है, तो क्या वहां वेटलैंड नहीं हो सकता? ऊंचे इलाकों में भी तो वेटलैंड हो सकते हैं। क्या हिमालयी क्षेत्र में वेटलैंड नहीं हो सकता है? हो सकता है। क्या वहां झीलें नहीं हो सकती? होती हैं। क्या वहां दलदली क्षेत्र नहीं मिल सकता है? मिल सकता। पानी इकट्ठा हो जाएगा, वाटर लॉगिंग हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? नेचुरली वेटलैंड हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में वेटलैंड नहीं होगा, हो सकता है। और दूसरा, भाई चिल्का विल्का वाली कैसी वेटलैंड्स हैं? खारे पानी की हैं। टेम्पररी वेटलैंड्स का मतलब क्या हुआ? जैसे बाढ़ का पानी आता है कुछ समय के लिए, फिर चला जाता है, लगभग 6-7 दिन जो आपने पढ़ा था थोड़ी देर, दोनों हो सकते हैं। और तट के आसपास भी वेटलैंड्स हो सकते हैं। तो ऑल द स्टेटमेंट्स आर राइट। समझ गए? तो सारे से के सारे स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? ठीक हो जाएंगे। ओके, ठीक है। अगला सवाल, राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू किया गया था? ये बिल्कुल टोटली फैक्चुअल सवाल है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? किसी को आता है? एक बार तुक्का मार दो।
एक बार तुक्का मार लो, इसमें कौन सा होगा बताओ, 1985, 86 और कुछ और। आपके मन में क्या आ रहा है? अगर मन में आपका ए आ रहा है आंसर, तो यही आंसर होगा इसका। तो आप फिर याद कर लेना इसको बस। ऐसे सवाल क्या होते हैं ना, ये दिमाग से एक बार आपके मतलब सामने से गए हों, आपने कभी पढ़ा हो और याद हुआ हो, तभी आप इसको कर सकते हो। हाँ, ये तो नहीं होगा ना इसका आंसर, ये तो बहुत पुराना नया हो जाएगा। थोड़ा फिर दिमाग भी लगाना पड़ता है, कई बार नहीं भी लगता है। तो 1985-86 राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम यहां पे लागू किया गया। 16वां सवाल है, आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रमों के समग्र समन्वयन के लिए स्थानीय सरकारें उत्तरदायी हैं। ये सवाल को आप लॉजिकल तरीके से सही कर सकते हो। क्या स्थानीय सरकारें इसके लिए उत्तरदायी हैं? लोकल गवर्नमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल कोऑर्डिनेशन ऑफ वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम्स। दूसरा, राज्य सरकारें स्थानीय सरकारों को दिशा निर्देश, वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप इस क्वेश्चन का, कम से कम एक ऑप्शन तो गलत या सही कर ही दोगे ढंग से। मतलब इसमें ये कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें कोई भी नहीं लिखा हुआ कहीं नहीं है। एक तो लोकल गवर्नमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और उसको स्टेट गवर्नमेंट पैसा वैसा एडवेट देती है। क्या ये आंसर सही है? 15 का 16 का सवाल है ये। 16 मतलब ये है, जैसे सोचो रामसर समिट हुआ था कहां पे, ऐसे अंदाजा लगाओ कि रामसर सम्मेलन ईरान में हुआ था और ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, मॉन्टेक्स इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। तो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जब बातें होती हैं वेटलैंड्स के बारे में, तो क्या वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होगा? पहली बात तो स्थानीय सरकारें क्या जानती इसके बारे में, ये तो सवाल है ही नहीं ठीक। और वैसे की स्थानीय सरकारों का इसमें नहीं आएगा, क्योंकि एक गांव का एक वेटलैंड कोई एक गांव से रिलेटेड थोड़ी हो सकता है, 1 से 2 से 3 से 4 गांव हो सकते हैं, तो वहां पर कोऑर्डिनेशन कौन करेगा? कोई छोटी चीज नहीं है ना, ये थोड़ा बड़ा चीज है। तो इसलिए मामला खराब हो जाएगा। अब दूसरा, कोस्टल एरिया है, मान लो चिल्का लेक है, मैंग्रोव्स है, बहुत सारी चीजें हैं जो बड़े बड़े एरिया पे हैं, नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। क्या इनको नेशनल जो राष्ट्रीय लोकल गवर्नमेंट है उस पर छोड़ा जा सकता है? लॉजिकली नहीं छोड़ा जा सकता है, क्योंकि उनके पास न तो उतना टाइम है, ना उनके पास उतना दिमाग है, और सबसे बड़ी बात उनके पास जो रिसोर्सेस है उनको ठीक करने के वो नहीं है। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड, बहुत सारे जो वेटलैंड होंगे वो हो सकता है 1 से 2 में, 2 से 3 राज्यों में हो सकते हैं, बीच में हो सकता है, तीसरा हो सकता है। और रामसर समिट में कौन सा स्टेट वाला जाएगा? स्टेट तो वैसे ही बेहोश है इंडिया में। तो कहने का मतलब ये है, यहां पर सेंटर गवर्नमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेंटर गवर्नमेंट, नाइदर ए एंड नाइदर बी। तो ऑप्शन इज डी। तो यहां पर सेंटर गवर्नमेंट का योगदान होगा। आप खुद ही सोचो, चिल्का लेक, रन ऑफ कच्छ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं, मतलब बाद में काम वो भी कर सकते हैं, लेकिन मेन जो पॉलिसीज मेकिंग है, एड है, पैसा है, रिसोर्सेज देना है, वो किसका काम है? सेंटर का। मॉन्टेक्स रिकॉर्ड शब्द संबंधित है, ये फिर से 16 कैसे हो गया? 15, 16 एंड अगेन 16, बताओ इसको कैसे गलत कर सकते हो, या गलत कर दिया किसी ने? मॉन्टेक्स ये तो पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले राम शर्मा ने, ये गलत नहीं हो सकता। वेरी गुड। तो आंसर सभी लोग दिया करें। आंसर इज वेटलैंड कंजर्वेशन, अभी पढ़ा था। एंड लास्ट क्वेश्चन, which of the following wetlands has not been put up in the Montex record ever? कभी भी मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में इसको शामिल नहीं किया गया। इनमें से कौन कौन से हैं जिसको कभी शामिल नहीं किया गया? इसका आंसर आपको देना है, लास्ट क्वेश्चन। और इसका आंसर को अगर आपने सही से दे दिया तो भी तो आप समझ लो बिल्कुल मजा आ गया। किसको मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में कभी भी शामिल नहीं किया गया, ये सवाल आपका है। 16 और 17 क्वेश्चन है, 18 हो गए वैसे टोटल। किसको शामिल नहीं किया गया बताओ? अमित का आंसर है 17, और ओनली आईएसबी आए हैं भाई साहब हमारे पास। वेरी गुड, इट इज सी आंसर। और भी दो, और भी दो, और भी दो। किसको कभी भी शामिल नहीं किया गया मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में? हिमांशु का आंसर है डी, राम लखन का है सी, और बाकी लोग आंसर नहीं दे रहे।
देखो इसका आंसर सी कैसे हो सकता है, अभी अभी क्या पढ़ा था हमने थोड़ी देर पहले, इसीलिए मैं कहता हूं नोट डाउन किया करो चीजों को, आप लोग नोट नहीं करते हो ना, यही तो दिक्कत है। शाम को पढ़ा सुबह को सफा, जो हम कहते हैं ना वो यही होता है। क्या लिखा है, विच ऑफ द अबव वेटलैंड साइट्स ऑफ इंडिया आर प्लेस्ड ऑन मॉन्टेक्स रिकॉर्ड, मतलब कौन सा मॉन्टेक्ट अभिलेख पर रखा गया है एट प्रेजेंट। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था चिल्का को रखा गया था लेकिन अब उसको वहां से हटा दिया गया है, याद आया। लेकिन आपने आंसर बी लगाया था इसका, ये और दो तो है ना उसमें, लोकटक भी है, केवलादेव भी है, चिल्का था लेकिन लिख दिया गया। अभी सवाल क्या है, अभी का सवाल है किसको कभी नहीं रखा गया, तीनों ही तो ऑप्शन है उसमें भी, तो कभी नहीं रखा गया तो क्या आंसर होगा इसका बताओ। इसका क्या आंसर होगा, तो आंसर क्या होगा इसका, डी होगा ना, नन ऑफ द अबव, कभी नहीं रखा गया, तीनों को रखा गया है, लेकिन तीनों को रखा गया लेकिन चिल्का उससे बाहर निकाल गया, उसने थोड़ा अच्छा काम कर दिया, तो आंसर इज डी, तीनों को रखा गया है। तो ऐसे तो सवाल गलत होते हैं, इसीलिए लिखा करो, मैं कितनी बार आपसे कहता हूं, नहीं तो ये रील्स जैसा हो जाएगा, है ना। तो रील्स ही तो देखते हैं हम लोग, तभी तो हमारे समझ में फिर दिक्कत आती है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल आपसे मिलते हैं फिर इसी टाइम पे, ओके 10:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, आप लोग बढ़िया से पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और क्या क्या कहते हैं उसको